नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। ये आपके सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी, एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस मिलेंगे, जो कि 5 ऑप्शन के साथ होंगे और एक क्वेश्चन के साथ आपको 5 से प्लस क्वेश्चन फैक्ट के रूप में मिलेंगे, जो बीपीएससी अभी तक जिन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछी है और उन्हीं टॉपिकों से पीपीएससी टीआरई 4th में क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसीलिए मैं इस सारे प्रैक्टिस सेट को लेके आया हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर देना। आप कहीं भी कोचिंग करिए, कहीं भी आप क्लास लीजिए, लेकिन ये आपसे आपकी जो है क्लास 15 से 20 मिनट की क्लास रहती है, आप इसको जरूर देखिए, जो कि आपकी परीक्षा में और आपकी पढ़ाई में 4 चांद लगाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है, क्या मिलता है? जनसंख्या घनत्व मिलता है, या फिर पौषणिक घनत्व मिलता है, या कृषि घनत्व मिलता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या उत्तर सही हो जाएगा? तो बताइए दोस्तों, उत्तर इसका क्या सही हो जाएगा? तो आपका उत्तर दोस्तों इसका सही हो जाएगा। कृषि भूमि योग क्षेत्रफल से बात की जा रही है, तो इसका उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा कृषि घनत्व। कृषि घनत्व हो जाएगा, जो कि आपका कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है कृषि घनत्व, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, जनसंख्या घनत्व और मिश्रित घनत्व और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये क्या है? जो आपकी जनसंख्या घनत्व है, ये होता है कुल क्षेत्रफल का भाग से जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल मिलता है, उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और मिश्रित कृषि क्या है? कृषि के साथ साथ पशुपालन, जो कि 20% भूमि पर चारागाह कुल कृषि भूमि का करना है, इसको क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो आपका है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये क्या है? ये सरकारी, निजी एवं संयुक्त भागीदारी को कहते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ये आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो आप बता सकते हैं कि इसकी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? भूमि का, या खनिज का, या मृदा का, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन तो आपको सरल मिलते हैं, लेकिन इसके साथ जो इसकी व्याख्या की जाती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जरूर देखिए, इससे क्वेश्चन, इन टॉपिकों से क्वेश्चन बने हैं, इसलिए इसको स्किप मत करना और जरूर देखना। तो बताइए पेडोलॉजी का अध्ययन है, किसका अध्ययन है? तो दोस्तों ये आपका अध्ययन जो होता है मृदा का अध्ययन होता है, पेडोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए तो पेडोलॉजी की अगर बात करते हैं तो ये क्या है? मृदा विज्ञान के अंतर्गत मृदा का अध्ययन दोस्तों किया जाता है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। दोस्तों इससे भी क्वेश्चंस बने हैं कई, इसलिए इन मिट्टियों को कौन कौन से प्रकार की मिट्टी है इसको जरूर याद कर लेना। पहले क्या है आपकी जलोढ़ मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, और अगला आपकी होती है क्षारीय मिट्टी, और अगला आपका क्या है? लाल मिट्टी और पीटमय मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, या वनी मिट्टी। यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 8 भागों में इन मिट्टियों को बांटा है दोस्तों। इसके अलावा चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता दोस्तों बढ़ाई जाती है। इसी में अगर पूछे अमृत क्रांति क्या है और सुनहरी क्रांति क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनता है। तो अमृत क्रांति को बोलते हैं नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित होता है अमृत क्रांति, और सुनहरी क्रांति क्या है? ये फल उत्पादन से संबंधित होता है। तो ये कुछ और फैक्ट रहे दोस्तों क्वेश्चन के साथ, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन होता है उसके इर्द गिर्द जो बनने वाले होते हैं क्वेश्चन, उसको भी मैं साथ में करवा रहा हूं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। और जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी 4th की घोषणा हो गई है, इसकी प्रक्रिया मई में स्टार्ट हो जाएगी और आपको पढ़ने का समय नहीं मिलता है। बीपीएससी का रिकॉर्ड अभी तक रहा है 1 से 1.5 महीने में सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है।
और 1 महीने का समय यूँ निकल जाएगा कि आप जान नहीं पाएंगे। इसलिए पहले से आप तैयारी करते रहिए, आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है और इस मौके को आप जो है हाथ से मत गवाइए। चलिए अगला क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्यों सूखा रहता है? क्या यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, या फिर ताप इतना अधिक है कि पवन ठंडी नहीं हो पाती, या फिर पवन इस क्षेत्र तक नहीं पहुंचती, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? तो 3 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, तमिलनाडु का जो सूखा प्रदेश है ये एक वृष्टि छाया प्रदेश है। तमिलनाडु एक वृष्टि छाया प्रदेश है, इसलिए यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान सूखा रहता है। क्यों? क्योंकि भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। किसके द्वारा? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। लेकिन भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून को 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। कौन सा? अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। जैसा कि आप जानते हैं नीचे वाला भाग जो होता है ये क्या होता है? आपका अरब सागर होता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? अरब सागर होता है। यहाँ पर क्या होता है? ये आपका बंगाल की खाड़ी इधर होता है, इधर बंगाल की खाड़ी पड़ती है। तो इन्हीं से आपका जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? क्या कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा एकल फसल की उपज को बढ़ाना, या फिर अधिक से अधिक पेड़ लगाना, या फिर कृषक क्रांति, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा एकल फसल की उपज को बढ़ाना, यही हरित क्रांति का अर्थ दोस्तों होता है। इसके अलावा दोस्तों हरित क्रांति शब्द का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने 1968 में दोस्तों पूछा जाता है। ये विलियम गॉड के बारे में दोस्तों आपका जो पर्यावरण का टॉपिक होता है उसमें जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये जरूर याद कर लेना कि जो है विलियम गॉड संयुक्त राज्य अमेरिका, ये विलियम गॉड कहाँ के थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। और कब इन्होंने हरित क्रांति का उपयोग किया था? 1968 में। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए इसको भी आप याद रखना। अगला एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपका है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितनी बार ये यूपी टेट में और बिहार टेट में, और अगर देखा जाए झारखंड टेट, जितने भी टेट होते हैं उसमें ये हजारों बार क्वेश्चन लमसम आ चुका होगा प्यारे दोस्तों। चलिए अगला है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1986 और 87 ईस्वी में हुई है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट तो ये फैक्ट हैं, इनको जरूर से जरूर आप याद कर लेना। सिंधु घाटी का उद्गम स्थल क्या है? रोहतांग दर्रा, या शेषनाग झील, या मानसरोवर झील, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो आपका सिंधु घाटी की बात की जा रही है तो इसका जो उद्गम होता है कहां से होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, मानसरोवर झील से सिंधु घाटी का उद्गम दोस्तों होता है। इसके अलावा दोस्तों सिंधु घाटी उद्गम स्थान झील के निकट तिब्बत में है। कहाँ है दोस्तों? तिब्बत में है। यह पाकिस्तान के मध्य से होकर दक्षिण की ओर बहती हुई कराची के पूर्व अरब सागर में मिलती है, और शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट, रोहतांग दर्रे के निकट से रावी नदी दोस्तों निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? नेपाल से, या बांग्लादेश से, या चीन से, या उपयुक्त में से एक से अधिक? दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूं, अगर ये फैक्ट आपको हाथ से लिखित या पैनल पे आपको इस तरह से लिखित रूप में करवाया जाए हैंड राइटिंग से, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे की क्लास आपकी होगी। और ये क्लास मात्र आपके लमसम 15 से 20 मिनट
की क्लास आपको मिलती है, कभी कभी 15 के नीचे ही रह जाती है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे इसी तरह से लोग PDF से अगर पढ़ाने के बावजूद अगर मैं आपको पैनल पे लिखित में पढ़ाऊँ तो 1.5 घंटे में ये क्लास इन्हीं फैक्टों के साथ समाप्त होगी दोस्तों। इसलिए जो क्वेश्चन मिलते हैं आपको रिवीजन करना है, अध्ययन करना है और प्रैक्टिस सेट लगाना है। और जो मेन उस टॉपिक से और उस क्वेश्चन से बनने वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं फैक्ट आपको बताता हूँ, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर से जरूर इसको देखिए। चलिए अगला है, तो किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो 6 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश से होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए इसके अलावा दोस्तों, या पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, कौन कौन से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के साथ लगती है? कौन आपकी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर से बनती है। इसके अलावा भारत का पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार देशों से स्थल और जल सीमा जुड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बैरन द्वीप के बारे में कई बार क्वेश्चन बना है, इसलिए इसको भी आप अच्छे से देख लेना। तो ये जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी क्या अंडमान निकोबार द्वीप में है, या निकोबार द्वीप समूह में है, या लक्षद्वीप में है, या उपयुक्त में से एक से अधिक है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 7 का उत्तर आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा बैरन द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन? बैरन द्वीप। इससे क्वेश्चन बन जाता है कि बैरन द्वीप कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है, शुष्क ज्वालामुखी है? तो आप कह सकते हैं बैरन द्वीप ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। बैरन का अर्थ होता है बंजर, जहां कोई नहीं रहता हो, और इस द्वीप पर भी कोई मानव बसाव नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर होता है? क्या 20 डिग्री का होता है, या 30 डिग्री का होता है, या 40 डिग्री का होता है? बताइए कितनी डिग्री का होता है? तो जो आपका ये होता है, ये आपका दोस्तों होता है अक्षांशीय विस्तार, ये 30 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके साथ भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग 30 का अंतर है, और दक्षिण का अक्षांशीय विस्तार दोस्तों कितना है? 8 डिग्री से 4 से 37 डिग्री से 6 मिनट है उत्तरी गोलार्ध, और भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 है पूर्वी गोलार्ध। भारत का मानक समय इलाहाबाद के समीप नैनी में है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5-5.5 घंटा आगे है। इससे भी क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार बना है अक्षांशों से। अगला क्वेश्चन, जाड़े में वर्षा कोरोमंडल तट पर किस मानसून के कारण होती है? दक्षिण पूर्व से, या उत्तर पश्चिम से, या उत्तर पूर्व से, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, जो जाड़े में कोरोमंडल तट पर जो होती है वो उत्तर पूर्व से होती है। किससे होती है? उत्तर पूर्व से होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों जाड़े में कोरोमंडल तट पर वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, और वर्षा ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, जिससे गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत का नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है।
अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में दोस्तों आता है और यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसून प्रकोष्ठ भी कहा जाता है। चलिए अगला है बाघ परियोजना क्या है। बाघ के शिकार की योजना या बाघ के संरक्षण की योजना या विदेश के बाघ के आयात की योजना या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 का उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा बाघ के संरक्षण की योजना। बाघ के संरक्षण की योजना जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका भी सही हो जाएगा। इसके अलावा बाघों के लिए प्रसिद्ध भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में तथा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। कैलाश सांखला को प्रोजेक्ट टाइगर नामक प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने के लिए उसको टाइगर मैन ऑफ इंडिया दोस्तों कहा जाता है। किसको? कैलाश सांखला को। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व नामदफा अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों स्थित है। ये भी आपका इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं भविष्य में। तो दोस्तों इस क्लास में इतने ही प्रैक्टिस करवाएंगे, इतने ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अगर आप कमेंट करेंगे तो इसकी संख्या को भी मैं बढ़ाऊंगा और इसके क्वेश्चनों की फैक्ट को भी मैं बढ़ाऊंगा। क्योंकि अगर आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और लोग पसंद करेंगे तो ज़रूर ही मैं इस क्लास की टाइम को भी मैं बढ़ा दूंगा, जिससे जो है लोगों को और ज़्यादा फायदा मिलेगा और सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।